सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। मैथ्स और फिजिक्स बहुत पढ़ा कुछ लोगों की, और केमिस्ट्री भी पढ़ लिया। सॉरी, लोगों की रिक्वेस्ट आई कि बायोलॉजी के वीडियोस भी जरा डाल दो, आप बायोलॉजी परेशान कर रही है। तो आज बायोलॉजी का वीडियो लेके आए हैं, और बायोलॉजी का हमारा चैप्टर 1 जो कि टेक्स्ट बुक का है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने बोला हर चैप्टर पढ़ने के पहले चैप्टर के टाइटल को समझना जरूरी है। तो चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस अगर हम डिफाइन करें, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल तौर पर बताऊं तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी हैं, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, मैंने एक जनरल डेफिनेशन लिख दिया, इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज, जो भी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कैरी ओवर करने के लिए, वो कहलाते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेसेस समझने के पहले मैं सबसे पहले समझाना चाहूंगा लिविंग और नॉन लिविंग। अब बोलोगे यार मतलब यही बाकी रह गया था 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद, ये 5th 6th की चीजें हम पढ़े। 5th 6th भी क्या 3rd 4th में पढ़ाया जाता है, लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग नॉन लिविंग में क्या फर्क है? अब बेसिकली हमने अब तक पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल में फॉर एग्जांपल डॉग ले लो, कैट ले लो, बर्ड्स ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, इसके अलावा ट्रीज, ये भी लिविंग है। नॉन लिविंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग में क्या आएगा? चेयर, टेबल, फैन और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी नॉन लिविंग चीजें हैं। अब हम ये कैसे पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें लिविंग है और ये पर्टिकुलर चीजें नॉन लिविंग है? कैसे पता चलता है? तो इनको पता करने के लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करते हैं। तो चलो थोड़ी देर के लिए नॉन लिविंग को साइड करते हैं, हम बात करते हैं लिविंग की। लिविंग को हम क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? मूवमेंट देखते हैं, राइट? तो मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स तो मूव करते हुए दिखते हैं, बर्ड्स भी मूव करते हुए दिखती हैं, लेकिन ट्रीज मूव नहीं करते। तो क्या ट्रीज लिविंग नहीं है? पर ट्रीज तो लिविंग है। ठीक है, हम मानते हैं ट्रीज लिविंग है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रीज को ग्रो करते हुए देखा है। ग्रोथ भी लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो अगर ट्रीज ग्रो कर रही हैं तो वो लिविंग है। ठीक है, लेकिन एक टाइम आने के बाद ट्रीज ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो जैसे ट्री ग्रो करना बंद कर देगा तो क्या ट्री मर गया? अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हाँ ग्रो करना बंद कर दिया तो मतलब वो मर चुका है। तो क्या हम भी मर चुके हैं? इंसान भी होते हैं ना, कुछ 20-21 साल की एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। तो इंसान मर गया? नहीं, जिंदा है ना, फिर भी चलता फिरता दिखता है तुमको। ठीक है, तो मूवमेंट के अलावा ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ग्रोथ भी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसके अलावा आप क्या देख सकते हो? सेंस करते हुए देखते हो चीजों को, जो आसपास की चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, आप सेंस करते हो, ट्रीज वगैरह को आपने सेंस करते हुए देखा। आपने कभी एक ट्री को झापड़ मारा, ठीक है, और ट्री ने पलट के आपको डाल से एक लपेट के मार दिया, कभी हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, आपने पेड़ से आम तोड़ लिया, आम जैसे ही तोड़ा पेड़ चिल्लाया, आ नहीं दर्द हो रहा है मत तोड़, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? तो क्या ट्री सेंस नहीं करते? ट्री सेंस करते हैं, बट वो हम फील नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो भी सेंस करते हैं, बट सिर्फ सेंस भी ना एक लिविंग को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करने के लिए इनफ नहीं है। तो क्या चीज है जो इसे डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है? वो एक इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब बोलोगे ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है ना? अच्छा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, within the body of organism or between the body and its surrounding। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स जैसे कि गैसेस, कुछ गैसेस हो सकती हैं, कुछ और क्या बताओ? गैसेस के अलावा फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं हम,
न्यूट्रिएंट्स भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो इन तरह की चीजें, गैसेस या न्यूट्रिएंट्स, या इसके अलावा बहुत सी चीजें जैसे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा चलो लिख देते हैं अपन, वेस्ट भी लिख देते हैं। तो इस तरह की चीजों का मूवमेंट। अब मैंने इनको मॉलिक्यूल्स क्यों कहा है भाई? देखो, आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हो, राइट? ऑक्सीजन जब आप लेते हो तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही जाता है ना हमारी बॉडी में। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का मॉलिक्यूल है, वो बॉडी से बाहर आता है। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ हमारी बॉडी में और हमारे बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रही है वो हमारी बॉडी सिस्टम के मतलब बाहर के साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रही है, राइट? हमारी बॉडी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होते हैं। कैसे मूवमेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ना, वो इस तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करती। जैसे कि आपकी चेयर है, चेयर ऑक्सीजन नहीं लेती या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करती, या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, उसके अलावा कोई और भी गैसेस वगैरह वो नहीं लेते। ना कि वो खाना खाता है। आपकी कुर्सी कभी ये कहती है कि भाई मुझे खाना ला के दो? 80-80 किलो के, 90-90 किलो के लोगों को बुला के बिठा देते हो ऊपर, ठीक है, दबा देते हो पूरी तरह से, तो वो तो कभी आपको ये नहीं कहती, ठीक है। तो कभी आपसे खाना नहीं मांगा क्योंकि उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, उसको उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली लिविंग नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉर्मल तौर पर तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, बट फिर भी वो लिविंग कहलाते हैं। अब बोलोगे तो आप मतलब एक काम करो, सब बंद करो, ठीक है। पहले बोलते हो भाई बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अब तक हम पढ़ते आए हैं उससे हम इनफ नहीं है वो सब कि हम किसी लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। अब बोले हो कि चलो ये भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर बोलते हो नहीं सारे ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं शो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लो, पहले बात पूरी सुन लिया करो फिर कूदा करो। तो देखो मैं बता रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वायरसेस की, जिसने आज के डेट में दुनिया में कोहराम मचा रखा है, सारी दुनिया को घर में बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब वो ऐसे ही कहीं पड़े होते हैं, जैसे कि किसी प्लास्टिक के सरफेस पर पड़े हैं, लकड़ी के सरफेस पर पड़े हैं, दीवार पर पड़े हुए हैं, वो ऐसे पड़े हुए हैं इनएक्टिवली, ठीक है, वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते, वो मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट में एंटर हो जाते हैं, होस्ट में एंटर होने का मतलब जैसे कि कोई एनिमल हो गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाते हैं तो वो उसके बाद मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करने लगते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जब वो बाहर थे, सराउंडिंग में ऐसे ही कहीं पड़े हुए थे, जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं थे तब तक वो मुर्दा थे। जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो गए, ठीक है, वो जिंदा हो गए, ठीक है, जिंदा नहीं हो गए और मुर्दा भी नहीं थे। मुर्दा नहीं थे वो, बस वो क्या कर रहे थे, जब तक वो पड़े हुए थे वो कोई तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहे थे। तो उस केस में हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि मुर्दा है, बट वो मुर्दा नहीं रहता, ठीक है। जैसे ही वो किसी लिविंग होस्ट में पहुंच गया वो वहां मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स करने लगता है। अब वायरसेस को लेकर ना बहुत बड़ा डिबेट भी चलता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड कम्युनिटी में इसको लेकर डिबेट है। डिबेट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लिविंग है ही नहीं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो लिविंग है, क्योंकि वायरसेस का बिहेवियर बहुत अलग तरीके का है। वो मैं मतलब यहां आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो आप लोग वायरोलॉजिस्ट बन जाओगे और आज ही कोरोना का वैक्सीन ढूंढ दोगे, ठीक है। तो बात खत्म करते हैं वायरस की। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स डिफाइन करते हैं किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात। अब मुझे बताओ, जैसे किसी कंपनी में एक मशीन है, वो मशीन रेगुलरली काम करती है, अगर वो मशीन बिगड़ गई तो आप क्या करोगे? मशीन फेंक दोगे? फेंक दोगे? अच्छा, करोड़ों की मशीन है, फेंक दोगे? फेंक दो, फिर कंपनी बंद करके घर पे बैठना, ठीक है। नहीं फेंकते हैं, हम क्या करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर पूरी तरह से खत्म हो गई है तो नई मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो पूरी तरह से डैमेज है, रिपेयर हो ही नहीं सकती, तो नई मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर रिपेयर हो सकती है तो हम पहले उसको रिपेयर करेंगे। तो उसी तरह हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी जो है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th 9th में हमने टिश्यूज वगैरह के बारे में पढ़ा, ऑर्गन वगैरह के बारे में पढ़ा, तो हमको पता है कि हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स की बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स के बने हुए हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज के बने हुए हैं, टिश्यूज बने हुए हैं सेल्स के, सेल्स के अंदर और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ा होगा, वैक्यूल था, फिर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था,
और साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी, ठीक है, हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारी ह्यूमन बॉडी का क्या है? सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारी ह्यूमन बॉडी का है सेल। अच्छा, ये जो सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है, अपना रेगुलरली ये लोग कुछ काम करते रहते हैं। अब वो काम करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। कोई भी काम करेगा तो उससे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी उसे कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बाहर से चाहिए उसको, खुद तो एनर्जी प्रोड्यूस करता नहीं है, तो उसे एनर्जी बाहर से चाहिए। तो ये बात हो गई, सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके, साथ साथ क्या होता है ना, सेल्स नॉर्मल तौर पर वर्क करते करते वो डैमेज भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग का इफेक्ट उनके ऊपर जाता है, ठीक है। हर कोई किसी को खाना चाहता है, ठीक है, हमारा पूरा नेचर ही इस तरह का बना हुआ है, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान है, ठीक है। तो कोई जैसे कि सराउंडिंग में अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान मर जाता है, सपोज एक डेड बॉडी है, तो आपको पता है अगर डेड बॉडी को छोड़ दिया जाए तो डेड बॉडी कुछ टाइम में सड़ने लगती है। क्यों सड़ने लगती है? क्योंकि उसके ऊपर ना आसपास के माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है, माइक्रोब्स उसमें से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब इंसान जिंदा होता है तब उसकी बॉडी क्यों नहीं सड़ने लगती, मरने के बाद ही क्यों सड़ती है? तो मरने के बाद इसलिए सड़ने लगती है क्योंकि अब वो जो सेल्स थे ना उसकी बॉडी में, उन सेल्स को वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा, और जब वो उन सेल्स को एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा तो वो सेल्स जो है ना कमजोर पड़ रहे हैं, अब उनको एनर्जी नहीं मिल रही तो वो डैमेज हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो सामने का अटैक ज्यादा हो जा रहा है और ये लोग खत्म, मर जा रहे हैं, सेल्स भी मर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब सेल्स मरने लगते हैं तो बॉडी सड़ने लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो सेल्स हैं उनको रेगुलरली एनर्जी की जरूरत है, तो रेगुलरली अगर एनर्जी की जरूरत है तो वो एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से आएगी? तो वो एनर्जी चाहिए हमको सराउंडिंग से। हम फूड वगैरह जो लेते हैं उस एनर्जी के इनटेक को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कहलाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब सिंपल तौर पर मैं बोल दूं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और वी कैन से एनर्जी। हम एनर्जी का इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन का इंटेक करते हैं। एनर्जी न्यूट्रिशन में आपको पता है हमको बॉडी को, हमारी बॉडी को कौन कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है? कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, वाइटामिन्स वगैरह हमको जरूरत पड़ती है। इन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे सेल्स को जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें हमको मिलता है कहां से? फूड में से, ठीक है। तो फूड ये सब चीजें हमको प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, एप्पल को मैं खाता हूं, काट काट के छोटे छोटे पार्ट्स तोड़ के फिर मैं खाता हूं, ठीक है। या सीधा ऐसे एक एप्पल लिया, यहां मेरी बॉडी में एक सेल डैमेज हो गया है, ये एप्पल लिया मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो क्या मेरे सेल्स उस एप्पल में से न्यूट्रिशन ले लेंगे? तो फिर हमको एप्पल खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको एप्पल से नहाने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप रोज बॉडी को साबुन से घिसते हो वैसे आप एप्पल घिसते हो बॉडी पे, ये सेल को एनर्जी मिल गई, ये सेल को एनर्जी मिल गई, ठीक है। पर ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो हमारे ना नेचर में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और वो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को ना अलग अलग फॉर्म में फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो सेम फूड को ही खाएंगे तो भी, वैसे सब सेम फूड नहीं खाते, लेकिन अगर वो सेम फूड को ही खाएंगे तो भी उनमें से जो एनर्जी निकालने का तरीका है ना उनका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। पेट्रोल वाली कार है तो आप उसमें डीजल डाल दोगे तो वो कार नहीं चलने वाली है, ठीक है, कार बैठ जाएगी। और डीजल वाली कार में पेट्रोल डाल दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम होता है ना। गैस वाली कार है उसमें पेट्रोल डाल दोगे, अब गैस वाले में बोलोगे हाँ नहीं दोनों होता है हमारे में, तो गैस की टंकी में पेट्रोल मत डाल देना, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गैस और पेट्रोल पेट्रोल और डीजल की कारें उस हिसाब से चलती है, वैसे सब ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जिस फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो उनको उसी फॉर्म में चाहिए। तो हमारा जो सेल है ना वो डायरेक्टली एप्पल से एनर्जी नहीं ले सकता, उसको किसी और फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी उसके लायक बनानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एप्पल जो मैं खाऊंगा उसमें एनर्जी तो है बट मेरे सेल को वो पूरी एनर्जी नहीं मिलने वाली है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्म में सेल एनर्जी पा सके, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन के अंदर बहुत से स्टेजेस हैं, ठीक है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है डाइजेशन, ठीक है। हम जब खाना खाते हैं चबा चबा के, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसको, हमारे माउथ में चबा चबा के खाते हैं ना, बोला जाता है 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, बट वो बात अलग है, नहीं करते लोग। तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में फिर वहां पर और उसका डाइजेशन होता है, और छोटे पार्ट्स में टूटता है, और छोटे पार्ट्स में टूटता है, इस तरह से उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनता जाता है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो भी
ग्लूकोज वगैरह जो बनता है वो फिर रेडी हो जाता है। अब इस तरह की एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए, सेल्स यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि आपने जो खाना खाया, खाना खा के उसको पेट में पहुंचा दिया, पेट में उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिस टुकड़ों से एनर्जी सेल्स ले सकते हैं। पर सेल्स सिर्फ पेट में तो मौजूद नहीं होते, पूरी बॉडी सर से लेके टो तक, ठीक है, हेड से टो तक हर जगह हमारे सेल्स हैं। अब सब सेल को वो खाना कैसे पहुंचेगा जो आपने खाया है, जो आपने डाइजेस्ट कर लिया है, वो आप सबको पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो उस काम के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अलावा एक दूसरा फंडा आ जाता है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई तो करता होगा, कौन करेगा? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? कौन है डाकिया? डाकिया है हमारा ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। ये दो फ्लूइड्स हैं, ये क्या हैं? फ्लूइड्स हैं। ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, राइट? जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? वो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो वैसे हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ होते हैं। जो भी आपने चीजें, खाली खाने की ही एनर्जी नहीं, वो वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जहां से आपने डाइजेशन किया ना, अब वहां से इंटेस्टाइन वगैरह इन सब में जो भी न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हुए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, वो एब्जॉर्ब होके कहां जाते हैं? सीधा ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी के एक एक हिस्से से कनेक्टेड है। हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, कहीं भी काट लो ब्लड निकलता है, ठीक है। तो उन हर जगहों पर जब ब्लड पहुंचता है, अब मत बोलना बाल काटने पे ब्लड नहीं निकलता है, प्लीज, ठीक है, आप जीनियस हो, मैं जानता हूं। तो जहां जहां हमारे सेल्स है, वहां जब ब्लड पहुंचता है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जिन जिन सेल्स के पास जाएगा, सेल्स उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। सेल क्या करेंगे? उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बराबर है। अच्छा, अब सेल्स ने उसे एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, एनर्जी आ गई सेल के पास। अब सेल को उसमें से ना, जो एनर्जी का फॉर्म उसके पास पहुंचा है ना, जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं ना उसके पास, उसमें से अपना एक एनर्जी अलग से उसको निकालना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, ब्लड लेके पहुंच गया सेल्स के पास, सेल्स ने उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब न्यूट्रिएंट्स में से जो एनर्जी सेल को चाहिए, वो एनर्जी वो कैसे निकालेगा? उसके लिए उसको एक रिएक्शन करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसे एक और चीज की जरूरत पड़ती है, किसकी? ऑक्सीजन की। स्पेशली अब मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है? ब्लड वहां भी फ्लो करता है, वहां से लंग्स में एल्वियोलाई वगैरह होता है। हम आगे के चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब। तो वो लंग्स में से जो एब्जॉर्ब होगा ऑक्सीजन वाला एयर, वो जाएगा कहां? हमारे हार्ट ने पंप कर दिया, उसको पूरे सेल्स तक पहुंचा दिया, ठीक है। वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन वगैरह हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड को पंप करता है हार्ट सारे पार्ट्स में, ठीक है, सारे सेल्स तक पहुंचा देगा। तो सेल्स ने ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स भी लिए थे और ब्लड से ही वो ऑक्सीजन भी लेता है। तो सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, ठीक है। और लिम्फ का भी फंक्शन पढ़ेंगे आगे, तो लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, बट फिलहाल हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड खाना भी लेके गया उसके पास, न्यूट्रिएंट्स लेके गया सेल के पास, ब्लड ही ऑक्सीजन भी लेके गया, ठीक है। तो दोनों चीजें पहुंच गई सेल के पास। अब सेल इनको रिएक्ट करके इसमें से अपनी एनर्जी निकाल लेगा, ठीक है। सेल इनको रिएक्शन करवा के इसमें से अपनी एनर्जी निकाल लेगा। तो उस प्रोसेस को, ठीक है, जो सेल वो प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी बाय सेल्स फ्रॉम nutrients through chemical reaction, ठीक है। ये कहलाता है क्या? रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन में आपका ब्रीदिंग सब आ गया, ठीक है। सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, रामदेव बाबा नहीं आ रहे, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने सेल के पास पहुंचाए,
उन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी निकालने के लिए उसे केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। उस केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन भी आ गया है उसके पास, ब्लड लेके आया है, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं। अब केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद उसमें से एनर्जी निकाल लेगा सेल। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है, एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रेस्पिरेशन। अच्छा, ये 3 चीजें हो गई, क्लियर है क्या? न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट कहां से लिया हमने? खाने में से लिया, फूड वगैरह से। फूड जो भी खाया उसको सिंपल तोड़ में तोड़ दिया हमने, सिंपल सिंपल पार्ट्स में। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस, डाइजेशन वगैरह सब, इनटेक, डाइजेशन वगैरह सब इसमें अंदर आ गया। अब यहां पर सारी चीजें ब्लड में क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ब्लड क्या करेगा? उसको ले जाकर सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है, वो कहलाता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड एक और काम करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन वगैरह भी लेकर आता है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर पहुंच गया किसके पास? आपके सेल के पास। ठीक है, उसने अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम कर दिया। अब बात आ जाती है, सेल के पास सब कुछ आ गया, अब सेल क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, उसमें से एनर्जी निकालेगा। वो प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब सेल जब काम कर रहा है, तो जब कोई भी सामान, कोई भी कंपनी, समझो ना, अगर कोई कंपनी अगर वर्क करती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं। आपने केमिकल फैक्ट्रीज देखा होगा, अक्सर केमिकल फैक्ट्रीज को टारगेट किया जाता है पॉल्यूशन के लिए, राइट? वो कुछ ऐसे स्मोक्स रिलीज करते हैं, ठीक है, कई बार हजार्डस स्मोक रिलीज करते हैं, कई बार ट्रीट करके रिलीज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में हजार्डस रिलीज कर देते हैं। फिर गटर के थ्रू भी वो लोग जो केमिकल्स होते हैं, हजार्डस केमिकल्स होते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है इनको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि ये डेंजरस है। अगर ये वहां रहेंगे तो वहां के सिस्टम को असर करेंगे, वहां के सिस्टम को डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल्स को हमको बाहर निकालना पड़ता है। तो वैसे हमारी बॉडी में भी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो सेल्स के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सारे सेल्स में से वेस्ट कहां जाएगा? ट्रांसपोर्टर को देंगे, क्योंकि एक ऑर्गन है जो ये पूरा काम करने वाला है, बाहर निकालने का सिस्टम है पूरा। ठीक है, हमारा पूरा एक सिस्टम है, सबका एक सिस्टम है, न्यूट्रिएंशन का एक सिस्टम है पूरा, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, अभी आगे के टॉपिक में वही है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बड़ा सिस्टम है, जिसमें आपका माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लीवर वगैरह सब आ गया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम का काम क्या है? ये करना। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ये ब्लड वाला पूरा सिस्टम है, हमारी कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरीज है, वगैरह वगैरह है। ठीक है, वो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, ये भी पूरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम पूरा काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम में हमारे लंग्स, ट्रैकिया वगैरह वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम करेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है, पूरा एक सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम के दौरान क्या हुआ? पूरा काम करने के दौरान क्या हुआ? कुछ वेस्ट जनरेट हुआ। अब वो वेस्ट को बाहर करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, गॉड मस्ट बी एन इंजीनियर। नहीं यार, इंजीनियर से भी ऊपर होगा, साइंटिस्ट से भी ऊपर है। ठीक है, क्या बनाया है ना, मतलब पूरा सिस्टम बना दिया है। खाना पीने का सिस्टम है, पहुंचाने का सिस्टम है, एनर्जी निकालने का सिस्टम है, बाहर करने का भी सिस्टम है। तो जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको बाहर करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम का नाम क्या है? इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले को। अच्छा, मिटाओ नहीं, यही रहने दो, ज्यादा कुछ ज्यादा जोश जोश में मैंने पूरा बॉडी कवर कर दिया। उससे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और सिस्टम को अगर मैं बोलूं तो सिस्टम को कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस, एक प्रोसेस और है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर आता है। तो 4 स्टेप्स क्लियर है। अच्छा, ये एक्सक्रीशन कैसे होगा? इसके लिए भी क्या होगा? जो सेल्स हैं, सेल्स वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो सेल्स अपना वेस्ट क्या करेंगे? ब्लड में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? ब्लड में। ब्लड लेकर उनको पहुंचाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारा प्रोसेस होगा। पूरा जो भी वेस्ट है ब्लड में से वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लेगा और उसे बॉडी से बाहर कर देगा। ठीक है, पर ये जो 4 प्रोसेस आप देख रहे हो, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये सारा प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। यूनिसेल्युलर तो जानते हो ना, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उनमें ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? उनके पास भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं होता। प्रोसेस न्यूट्रिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सारा प्रोसेस उनके अंदर होता है, पर इस सारे प्रोसेस के लिए अलग अलग सिस्टम नहीं है उनके पास। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये पूरा न्यूट्रिशन के लिए एक अलग से सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, रेस्पिरेशन के लिए पूरा सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो सेल्स यूनिसेलुलर में क्या होता है ना कि उनकी जो सेल है ना, यूनिसेलुलर एक ही सेल है, वो सेल डायरेक्टली सराउंडिंग के कांटेक्ट में होता है, तो डायरेक्टली सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है,
डायरेक्टली सराउंडिंग में वेस्ट छोड़ देता है, ठीक है, उसको कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक ही तो सेल है बेचारा गरीब। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है ना कि बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे सेल्स जो हैं, इन सबके पास काम करने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक सिंपल से काम नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अकेले काम कर रहे हो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सपोज आपकी एक दुकान है, सामान बेचना है, आप अकेले काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बड़ा मॉल खोल दिया, ठीक है, आपका एक बड़ा मॉल है, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको हर चीज के लिए एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आपका सप्लाई चेन एक सिस्टम होगा, जो सामान लाना, ठीक है, पूरा जो अलग अलग जगहों से कपड़े हैं, जूते हैं, वगैरह वगैरह हैं, ठीक है, फूड आइटम्स है, आपको लाना है, उसके लिए एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो आपका लॉजिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है, बाहर से सामान लाने का सिस्टम। उसके अलावा एक सिस्टम ऐसा होगा जो इन पूरे बाहर जहां जहां सामान अवेलेबल उनसे कांटेक्ट करेगा, उनसे कांटेक्ट करके सामान मंगवाएगा, ठीक है। सब एक आदमी थोड़ी ना कपड़े भी, जूते भी और सब कुछ मंगवा लेगा, ठीक है, उसको सब कुछ मंगवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कई आदमी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एक आदमी से नहीं होगा, कई आदमी लगेंगे जो अलग अलग सामान मंगवाएंगे। तो इन सारे आदमियों को मिलाकर एक सिस्टम बना, जिसे हम परचेस डिपार्टमेंट या परचेस सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। ये लोग खरीदने का काम करेंगे, मार्केट से खरीदवाएंगे, फिर वहां जहां से डील हो गई है वहां से सामान लाने के लिए आपको एक लॉजिस्टिक्स सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। उसके अलावा आपको जो आपने सामान ला दिया है अपने मॉल में, उसके बाद आपको अलग अलग आउटलेट्स में उसको डालकर बेचना भी है, ठीक है, तो उसके लिए सेल्स पर्सन चाहिए, तो आपको एक पूरी सेल्स की टीम चाहिए ठीक है, पूरी सेल्स की टीम चाहिए, तो वो भी एक सिस्टम हो गया, सेल्स सिस्टम, ठीक है। तो वैसे ही, क्योंकि जब बड़ा हो जाता है ना कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, तो उसके लिए हर पार्ट के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो वैसे हमारी बॉडी, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात हम करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, और वो सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए ना डेडिकेटेड सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए एक अलग से सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, और एक्सक्रीशन के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बेसिकली आपको कितने लाइफ प्रोसेसेस समझाए यहां पर, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो ये चार, ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, फर्दर आप स्टडी करोगे ना या कई और जगहों पर देखोगे आप, तो आपको बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस बता दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा सेंसिटिविटी बता दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा रिप्रोडक्शन बता दिया जाएगा, ठीक है, तो ये वगैरह वगैरह आपको बताया जाएगा, 7-8 सिस्टम बताए जाएंगे, बट 4 बेसिक हैं, ये 4 सबसे मेन है, यही बेसिक है, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी इन्हीं 4 की डिटेल में बात करती है, ठीक है। और चीजें हैं चैप्टर्स में और डिटेल्स हैं, बट जो बुक में 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की बात की गई है, वो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस यही हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला चीज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है चैप्टर का, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्दर इस चैप्टर में हम इन्हीं चारों सिस्टम्स को और डिटेल में, इनके अंदर और छोटे छोटे कैटेगरीज हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको कमी लग रही है तो प्लीज मेंशन करना, तो मैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में उससे थोड़ा और डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है, सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तब तक के लिए चले क्या, फिर मिलेंगे, ओके, बाय। Sono alzato, oh vela ciao, 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 una mattina mi sono alzato.